बाहरी हमको ढूंढेंगी। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ प्रीति और विविध भारती गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर जी.आर. सैयद साहब। डॉक्टर साहब, आपको बहुत-बहुत स्वागत करते हैं गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और सभी सुनने वालों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। जी, डॉक्टर साहब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन में प्रोफेसर हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं और बहारों ने किसे ढूंढा है ये आज देखते हैं। आप हमारे साथ हैं तो कहीं निकल जाते हैं किसी ऐसी जगह में जहाँ पे वाकई में बहारें बिल्कुल छू के चली जाती जी, 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 बिल्कुल चलिए उन वादियों में जहाँ फूल ही फूल हों, परियां ही परियां हो। बिल्कुल। तो आज जिस कलाकार की खुशबू बिखरेगी उनके लिए यही कहेंगे, महक रहा है चमन की तरह वो आईना, महक रहा है चमन की तरह वो आईना कि जिसमें तूने कभी अपना रूप देखा। बात है, जी, वाह वाह। परी सा चेहरा, उन्हें ब्यूटी क्वीन भी कहते हैं। मैं सोच रही थी कि उनका कौन सा नाम लूं, रोशन आरा या नसीम बानो। जी, जी, जी। परी चेहरा आपने कह दिया। परी चेहरा सिर्फ एक ही को नाम दिया गया था, वो थी नसीम बानो। उनके पोस्टर्स में भी उन्हें परी चेहरा नसीम बानो लिखा जाता था। जी, लेकिन उनका नाम रोशन आरा बेगम पहले। जी, बचपन का नाम ऐसा था उनका, लेकिन उसके बाद में फिर वो नसीम बानो के नाम से ही मशहूर हुई। नसीम बानो यूँ समझ लीजिए कि वो इंसिडेंटली फिल्मों में आई, जबकि उनका पूरा खानदान, उनके जितने बुजुर्ग थे, वो कोई नहीं चाहता था कि वो फिल्मों में जाए, और खासतौर से उनकी माँ। जी, तो अब हम पूरा परिचय भी करवा देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही थी, आपने नसीम बानो कह ही दिया है, तो हम एक गीत यहाँ पे सुनते हैं। उनकी बहुत ही पॉपुलर फिल्म मुझे याद आ रही है, पुकार। हाँ, क्या कहने पुकार के। उसका एक गीत यहाँ सुन लेते हैं। जी, जी। जिंदगी का साज भी क्या साज है। हाँ, वो खुद उनकी आवाज में। उनकी आवाज में ये सुन लेते हैं।
रहा है और बेआवाज है। आज बहारों ने जिसे ढूंढा है वो है नसीम बानो। जैसे कि सैयद साहब हमें बता भी रहे हैं, परी सा चेहरा उनका, बहुत ही प्यारी आवाज भी, और यहाँ यूं कहेंगे सायरा बानो की माँ। अगर कोई याद करा है तो उसे बिल्कुल ध्यान आ जाए, याद आ जाए। और सायरा बानो को सभी जानते हैं और नसीम बानो को अब आप बिल्कुल याद कर रहे होंगे, और जिन्होंने पुकार देखी है उनके दिल में पुकार उठ रही होगी अब, है ना? थोड़ा सा और परिचय दे तो छमिया बाई शमशाद बानो की दुलारी, और अगर हम यूं कहें हसनपुर के नवाब अब्दुल वाहिद खां की सुपुत्री नसीम बानो। आज हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें हैं। आपने सुंदरता की बात की तो मुझे एक बात कहने को जी चाह रहा है सैयद साहब। नसीम जी की सुंदरता ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और उनकी अदायगी ने तो हम सबका दिल ही चुरा लिया। बिल्कुल चुरा के ले गई। जी, मैं सोच रही थी थोड़ी सी चर्चा पुकार पे कर लें, क्योंकि जब वो घंटा बजता था तो सबके कान खड़े हो जाते थे कि क्या होने वाला है, और नूर जहां याद आ गई मुझे। जी। घंटा एक सिंबल था जी। अब वो घंटे का मतलब ये था कि कोई फरियादी आया है, वो अपनी शिकायत दर्ज कर रहा है। जी, चूंकि जहांगीर का इंसाफ बड़ा मशहूर था सबके साथ में, वो चाहे गरीब हो या अमीर हो। जो फिल्म बनी पुकार, वो अदले जहांगीरी पे बनी। एक हिंदुस्तान की शान और शौकत उसमें दिखाई गई है। उस वक्त का एक जो शिकोह था बादशाहत का, वो उसमें दर्शाया गया है, और कहानी हिस्ट्री से ली है, लेकिन कितना फैक्ट है वो अलग बात है। नसीम बानो इसमें बनी है मलका नूरजहां। जी, उनका वो पुरवकार अंदाज, वो चलना, उनका लिबास, और उनकी शान और शौकत, और खास तौर से उनकी आंखें ऐसी बोलती हुई आंखें। किसी डायलॉग की जरूरत नहीं है। जी। वो अपनी आंखों से सब कुछ अदा कर देती थी। ये तो उनका उसमें प्रेजेंटेशन था। और मैं बता दूं कि बड़ा भोलापन था नसीम बानो के किरदार में। इतना भोलापन, उसमें एक सीन शायद हमारे दर्शकों को याद हो, आपको भी याद होगा, कि उसका हीरो 2 पालतू कबूतर उनके हाथ में देता है। जी। जब उनकी मुलाकात होती है कि आप ये रखी, कुछ जरूरी काम से उसको जाना था। हाँ। चमन का सीन है, अब वो दोनों कबूतर लिए खड़ी हुई हैं, नसीम बानो उड़ गया। एक उनका हाथ से छूट गया, वो उड़ गया। अब जब वो आते हैं हीरो साहब, अब वो कहते हैं मेरे तो 2 कबूतर थे, एक कबूतर क्या हो? तो उन्होंने कहा वो तो उड़ गया। तो पूछता कैसे? वो दूसरा कबूतर भी उन्होंने हाथ से उड़ा दिया। तो ये इतना लोगों को पसंद आया था उनका ये सीन कि अभी तक हमारे दिमाग में वो छाया हुआ है। बिल्कुल एकदम नेचुरल सीन था वो। ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने इसे तैयार किया है और कहा है, बहुत सहजता से कह के चले गए। एक्टिंग लगी ही नहीं। उसमें तो ऐसा लगा कि एक भोली भाली मासूम सी लड़की, उससे पूछा कैसे, तो उसने कहा ऐसे, उड़ा दी। जी, मैं सोच रही थी आपने पुकार का जिक्र किया है, और भी बहुत सारी बातें हैं पुकार पे तो, लेकिन एक गीत यहाँ सुन लेते हैं। जी जरूर। खबर गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी। भक्त मीरा के विपदा में बसे, भक्त मीरा के विपदा में बसे, काम तुम्हें तो आए थे, काम तुम्हें तो आए थे। शंकर जी के मुश्किल में तुम, शंकर जी के मुश्किल में तुम कृपा बन कर छाए थे, आकर सुन लो, मारे भेद आकर सुन लो। वो जग के रखवारे, वो जग के रखवारे, गोवर्धन गिरिधारी,
बिन हमारे कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी उलझ गए थे तुम ही जाके उलझ गए थे तुम ही जाके दुर्योधन के पापों से दुर्योधन के पापों से द्रौपदी की लाज बचा दी द्रौपदी की लाज बचा दी लंपट को भी हाथों से वाकई में पुकार की यादें आपने ताजा कर दी और आपने वो कबूतर वाला जो किस्सा सुना रहा है सैयद साहब, मतलब क्या कहूँ, मुझे भी बड़ा याद आ गया। वो भूल सी गई थी लेकिन वो पढ़ते ऐसे उतर गई बिल्कुल, है ना। मेरा मन करे एक बार पुनः देख ली जाए इसे। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए। जो हमारे सुन रहे हैं लिसनर्स उनको बहुत जरूरी है कि अपने पुरानी क्लासिक्स को देखें। और ये वो फिल्म है जहां से एक मोड़ आया है हमारे हिंदुस्तानी फिल्मों में। उससे पहले इस तरह का ट्रेडिशन नहीं था। पुकार के बाद से ऐसी फिल्मों पे जोर दिया गया। उसके बाद में फिर हिस्टोरिकल कई फिल्में आई, लेकिन पहली फिल्म जिसे मील का पत्थर कहा जाए वो पुकार थी। बिल्कुल, और सबको बहुत पसंद आई थी। सैयद साहब, बहुत ही प्यारी फिल्म और इस पे चर्चा फिर बीच बीच में होती रहेगी क्योंकि बातें होती रहेंगी तो बातें निकलती रहती हैं, कुछ ना कुछ आपको याद आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम नसीम बानो के फिल्मी सफर की बात करें तो 1930 के दशक से उन्होंने शुरुआत की थी और 1950 के दशक तक उन्होंने बहुत सारी बेहतरीन फिल्में की हैं और अलग अलग तरह का किरदार निभाया है। बिल्कुल, और अपना जलवा तो बिखेरा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक उनके बचपन की याद आती है मुझे, उनकी जो माँ थी शमशाद बानो, उन्हें डॉक्टर बनाना चाहती थी। जी हाँ। लेकिन मानने को तैयार नहीं थी। कलाकार जो होता है ना वो मानता नहीं है, कला कहीं ना कहीं से निकल ही आती है। और पठन पाठन की बात करें तो दिल्ली में पढ़ी लिखी हैं वो, लेकिन पालकी में जाती थी जी। तो इस पर भी मैं चाहूंगी थोड़ा सा उनके बचपन की याद ताजा करें। एक तो ये कि परी चेहरा उन्हें कहा जाता था जी। लोगों को मालूम नहीं कि परी चेहरा आखिर क्यों कहते थे। आमतौर से ये कि भाई जो हसीन है उसको परी कह दिया। बचपन में कहानियां सुनाते हैं लोग, हम भी सुनते थे, आपने भी सुनी होगी। उसमें परियों का जिक्र जरूर आता था किसी न किसी कहानी। नानी दादी की कहानी में परी ना हो, और हम कहते भी थे आपने परी के बिना कैसे कहानी पूरी कर दी, और परी का डंडा कहाँ है। जी 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 बिल्कुल सही कहा। चांद पे परियां रहती हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है। बच्चों को भी बताया जाता है कि चांद जो है वो वहां पे परियां रहती है। अब उसी बचपन में ही जब ये छोटी छोटी थी तो उस वक्त कोई बुजुर्ग ने कहानी सुना रहा था, तो कहानी सुनाते सुनाते परी का जिक्र आया, तो किसी ने ये पूछा कि परी कैसे होती है, तो उन्होंने कहा नसीम जैसी होती है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये उनका बचपन ही से उनको परी कहने लगे थे लोग जी। तो उनका चेहरा वाकई परियों वाला। जब तस्वुर कीजिए कि आखिर परी होती कैसी होगी, तो नसीम बानो को देख लीजिए, ऐसे ही होती होगी। बस उनमें पर नहीं है, परियों के शायद पर हुआ करते, परी को देखा किसी ने नहीं, लेकिन जो हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट है परी का, तो बाद में भी उन्हें परी चेहरा नसीम ये पूरा नाम दिया गया। जी जी जी। तो जब उनके पोस्टर्स लगते थे फिल्मों के, उसमें पूरा नाम ये होता था, परी चेहरा नसीम बानो। उनका नाम ही वही हो गया था। एक गाना मैं सोच रही थी, यहाँ सुन लेते हैं सैयद साहब। उनकी बहुत सारी फिल्में आई थी, एक फिल्म मुझे याद आ रही है, शीश महल। मैं सोच रही थी कि इसका एक गीत सुन लेते हैं। जिसे ढूंढती फिरती है मेरी नजर, जिसे ढूंढती फिरती है मेरी नजर, तू वही तो नहीं, तू वही तो नहीं। जी वही तो हूँ मैं, जी वही तो हूँ मैं, याद करती हूँ जिसको मैं शामों सहर, याद करती हूँ जिसको मैं शामों सहर, तू वही तो नहीं,
जी वही तो हूँ मैं, जी वही तो हूँ मैं। प्यार करना मुझको जिसने सिखला दिया, प्यार करना मुझको जिसने सिखला दिया, दिल को बहला दिया, दिल को बहला दिया, तू वही तो नहीं। जी वही तो हूँ मैं, जिसने रास्ता मोहब्बत का दिखला दिया, जिसने रास्ता मोहब्बत का दिखला दिया, जीना सिखला दिया, जीना सिखला दिया, तू वही तो नहीं। जी वही तो हूँ मैं। जिसने दिल ले लिया, मुझ पे अपनी मोहब्बत का जादू किया, जिसने आकर सजाया मेरे दिल का घर, जिसने आकर सजाया मेरे दिल का घर, तू वही तो नहीं। जी वही तो हूँ मैं, मेरे जीवन का सब कुछ है तेरे लिए, मेरे जीवन का सब कुछ है तेरे लिए, तेरे जीवन का सब कुछ है मेरे लिए, तेरे जीवन का सब कुछ है मेरे लिए, जिस पे कुर्बान है मेरी जानो जिगर, जिस पे कुर्बान है मेरी जानो जिगर, तू वही तो नहीं। जी वही तो हूँ मैं, जिसे ढूंढती फिरती है मेरी नजर, तू वही तो नहीं। जी वही तो हूँ मैं, जी वही तो हूँ मैं। विविध भारती के गोल्डन आवर स्टूडियो में बहारें हमको ढूंढेंगी कार्यक्रम में आप है प्रीति के साथ, और स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर GR सैयद साहब। डॉक्टर साहब, हम बातें कर रहे हैं नसीम बानो के बारे में। बहुत खूबसूरत परी आप बार बार कह रहे हैं और नाम ही हो गया उनका परी। मैं सोच रही थी अदाकारी पे थोड़ा सा आते हैं, तो जैसे हम किसी ना किसी को ऑब्जर्व करते हैं, किसी ना किसी को देख करके हमें लगता है कि हमें ये करना चाहिए, तो अदाकारी की बात करें तो शायद सुलोचना की अदाकारी इन्हें बहुत पसंद थी, है ना, उनकी प्रशंसक रही वो। जब उन्हें ऑफर मिला था सोहराब मोदी की फिल्म हेमलेट में अभिनय करने का, तो उनकी माँ ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं और बहुत छोटी है अभी। तो इन्होंने, हमने ऐसा सुना कि खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था कि मुझे जाना ही जाना और मुझे करना ही करना, और माँ का कोमल हृदय जो था वो पिघल गया और ये इधर आ गई तभी तो हमने देखा उन्हें। जी, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं। जी, ये बच्ची जब पैदा हुई तो शमशाद बानो ये चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी, इंग्लैंड भेजूंगी पढ़ाने के लिए। परवरिश उनकी इसी अंदाज से हुई, दिल्ली में पढ़ी, यही ब्रॉटअप हुआ उनका कि शुरू से ही उन्हें डॉक्टर बनाने का जहन में था। क्योंकि शमशाद बानो फिल्मों से भी जुड़ी रही, उनके बहुत सारे दोस्त फिल्मों में थे, तो एक मर्तबा किसी फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो शमशाद बानो के साथ में ही छोटी नसीम ये भी चली गई। जब नसीम वहां पे गई तो लोग उसको देखते ही रह गए। आमतौर से होता ये था कि शमशाद बानो अपनी बेटी को कि किसी की नजर न लग जाए पर्दे में रखती थी। अगरचे वो मॉडर्न थे, पर्दा वर्दा सिस्टम नहीं था, दिखाना नहीं था किसी को। कि ये इसको कोई देखेगा तो नजर लग जाएगी। लेकिन जब वहां स्टूडियो गई जहाँ शूटिंग चल रही थी तो वहां पे पर्दा तो हटा हुआ था। जब लोगों ने देखा या खासतौर से बड़े प्रोड्यूसर्स ने देखा तो अचंभे में रह गए, क्या है इतनी हसीन लड़की भी इस धरती पे है, अब वो फिल्मी दुनिया में क्यों नहीं। तो वहां पे उनकी वालिदा से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और आपने जिक्र किया हेमलेट का, उसके लिए इन्हें ऑफर मिला तो उनकी माँ ने मना कर दिया कि नहीं, मेरी बेटी फिल्मों में काम नहीं करेगी। पहली बात तो ये कि छोटी है, बहुत छोटी है अभी। हाँ। दूसरी ये कि इसको एक्टिंग वैक्टिंग नहीं आती। नसीम बानो में चूंकि आर्टिस्ट मौजूद था, उनके खमीर में वो था, एक अदाकारा मौजूद थी, उस अदाकारा ने उनको उकसाया
आपकी डेस्टिनी आपको पुकारती है। हाँ। जी। तो उन्होंने एक जिद की कि नहीं मैं तो फिल्मों में काम करूँ। वो फिल्में वो देखती भी थी और उस वक्त की जो मशहूर हीरोइन थी वो उनसे प्रभावित भी थी अच्छी खासी। खासतौर से देविका रानी उस वक्त बहुत उरूज पे थी और सुलोचना, उनको देख के उन्होंने चाहा कि मैं भी फिल्मों में जाऊं। तो जब मना किया गया तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। चाहिए तो चाहिए, मुझे जाना है तो जाना है। बाल हट जिसे कहते हैं, माँ का दिल पिघल गया। जी, एक गीत यहाँ सुन लेते हैं। और उनका कौन सा गीत सुने? चांदनी रात का सुने जी। दिल हो उन्हें मुबारक जो दिल को ढूंढते हैं, जो दिल को ढूंढते हैं। दिल हो उन्हें मुबारक जो दिल को ढूंढते हैं, जो दिल को ढूंढते हैं। हम दिल से हाथ धोकर कातिल को ढूंढते हैं, कातिल को ढूंढते हैं। हम दिल से हाथ धोकर कातिल को ढूंढते हैं, कातिल को ढूंढते हैं। ऐ मौत आके तू ही अब रास्ता दिखा दे, रास्ता दिखा दे। ऐ मौत आके तू ही अब रास्ता दिखा दे। दर दर भटकने वाले, दर दर भटकने वाले मंजिल को ढूंढते हैं, मंजिल को ढूंढते हैं। हम दिल से हाथ धोकर कातिल को ढूंढते हैं, कातिल को ढूंढते हैं। जब मिट रही हो हंसती खो जाए दिल तो क्या गम, खो जाए दिल तो क्या गम। जब मिट रही हो हंसती खो जाए दिल तो क्या गम। उल्फत पे मिटने वाले कब दिल को ढूंढते हैं, कब दिल को ढूंढते हैं। दिल हो उन्हें मुबारक जो दिल को ढूंढते हैं, जो दिल को ढूंढते हैं। हम दिल से हाथ धोकर कातिल को ढूंढते हैं, कातिल को ढूंढते हैं, कातिल को ढूंढते हैं, कातिल को ढूंढते हैं, कातिल को ढूंढते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जी.आर. सैयद साहब। सैयद साहब, मैं ये सोच रही थी कि सोहराब मोदी के साथ उन्होंने खान बहादुर की 1937 में तलाक आई, उनकी 1938 में मीठा जहर, बासंती 1938 में ही आई। पुकार की शूटिंग लगभग 1 वर्ष तक चली। बहुत ही बेहतरीन फिल्म। और अगर हम भाषा की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा उर्दू ही थी, है ना? और आपने शायद उस पर किताब भी लिखी है। जी। निर्माता निर्देशक इसके सोहराब मोदी ही, भूमिका में सरदार संग्राम सिंह की और चंद्रमोहन जहांगीर और मल्लिका आजम, नूर जहां। क्या बात है। और हम चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो 1 वर्ष में इन्होंने गीत भी सीखा, गाना भी सीखा और घुड़सवारी भी सीखी, जो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लड़कियों में ये चीज देखने को नहीं मिलती थी। तो ये उस वक्त वो दौर ऐसा था कि किसी भी खानदान में लड़कियों पे कुछ ज्यादा पाबंदियां थी। यहाँ तक कि साइकिल को छूना भी उनके लिए मुश्किल था। लेकिन नसीम बानो ने सबसे पहले तो साइकिल चलाना सीखी बचपन में ही,
फिर घुड़सवारी का आपने जिक्र किया, वो उनके खून में बसा हुआ था। मतलब हर चीज उनको आती है, है ना। गाना ये तो उनको विरासत में मिला था। उनकी नानी भी, यानी शमशाद बानो की माँ, वो भी बहुत बड़ी सिंगर थी अपने दौर की। अच्छा जी। उसके बाद शमशाद बानो खुद ही बड़ी सिंगर हुई। नसीम बानो को म्यूजिक से पहले दूर रखा गया, लेकिन उनकी आवाज इतनी दिलकश, इतनी मनमोहनी थी कि उनको बाकायदा म्यूजिक की तालीम दी गई बचपन से। तो फिर वो परवान चढ़ी उनकी तालीम, और म्यूजिक में भी उन्होंने बहुत बहुत, पंजाबी में और फारसी में, अलग अलग भाषाओं में उनके गीत मिलते हैं जो फिल्म से हटके हैं। पुकार में जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज है, क्या वो लिरिक्स भी उसके बहुत अच्छे और आवाज भी इनकी। इसी तरह उनके फिल्मों में कई गीत हैं जो उनपे ही फिल्माए गए हैं, और बल्कि उन्होंने दूसरी हीरोइन के लिए भी प्लेबैक किया है। नसीम जी की आवाज का जिक्र किया है तो मैं सोच रही थी उनकी आवाज में एक गीत यहाँ सुनते चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। सांवर वाला हो हीर सावर के यारे जराए, हो हीर सावर के यारे जराए। सांवर वाला हो हीर सावर के यारे जराए। सांवर वाला बैंगन तोड़ गैली रामा, बैंगन तोड़ गैली रामा। ओ हीर बैंगन बढ़िया रे, ओ हीर बैंगन बढ़िया रे। सांवर वाला ओ हीर सांवर के यारे जराए, ओ हीर सांवर के यारे जराए। सांवर वाला ओ हीर सांवर के यारे जराए। सांवर वाला एक बूटे पर फल आइल, एक बूटे पर फल आइल। बढ़ गए न जगह की नजरिया, बढ़ गई न जगह की नजरिया। ओ हीर सांवर के यारे जराए, ओ हीर सांवर के यारे जराए। सांवर वाला ओ हीर सांवर के यारे जराए। सांवर वाला कोई तोड़ फल ना ले जा, कोई तोड़ फल ना ले जा, कोई तोड़ फल ना ले जा। ओ हीर सुंदर फल ना ले जा, ओ हीर सुंदर फल ना ले जा, ले जा रे। सांवर वाला ओ हीर सांवर के यारे जराए, ओ हीर सांवर के यारे जराए। सांवर वाला ओ हीर सांवर के यारे जराए। सांवर वाला कलियां चुन गेली बगियन, कलियां चुन गेली बगियन। ओ हीर कलियन बगिया रे, ओ हीर कलियन बगिया रे, बगिया रे। सांवर वाला ओ हीर सांवर के यारे जराए, ओ हीर सांवर के यारे जराए। सांवर वाला ओ हीर सांवर के यारे जराए। बहुत ही प्यारा सा गीत और बहुत ही मधुर आवाज। जी। मतलब देखने में कहीं, आवाज में कहीं, अदायगी में कहीं कोई जोड़ नहीं है नसीम बानो का। 1950 में शीश महल आई थी। शीश महल में नसीम जी का जो अभिनय था वो बहुत ही अलग था और उनकी अलग सी प्रतिभा उभर के आई थी। मतलब कहते हैं साधारण कपड़ों में बिल्कुल, कहाँ मल्लिका को देखा और कहाँ साधारण कपड़ों में भी बिल्कुल खिल के आती थी और बिना मेकअप के, बिना गहनों के भी इतनी खूबसूरत लग रही थी। जी।
देखिए, जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। आहा, क्या बात है। तो हुस्न उनको खुदादाद था जी। एक नेचुरल ब्यूटी थी कि वो किसी मेकअप की मोहताज नहीं थी, लेकिन उनको एक खास दिलचस्पी थी ड्रेसेस से। वो अपने ड्रेस खुद डिजाइन करती थी और उनका कलर कॉम्बिनेशन का जवाब नहीं था। सब लोग अशश करते थे, बहुत सादे कलर्स लेती थी वो, और खासतौर से पीला कलर उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था। अरे वाह। पीला कलर ये कहा जाता है कि बीमार की निशानी होती है। हाँ। लेकिन वो पीले कलर में इतनी ज्यादा खूबसूरत लगती थी कि कुछ लोगों के अंदाज में कि बिजलियां गिराती थी। जी जी। ड्रेस डिजाइनिंग खुद वो अपनी भी करती थी और एडवाइस करती थी दूसरे लोगों को भी। शीश महल में उनके अपने ड्रेसेस हैं जो उन्होंने अपनी पुरानी साड़ियों से काट कूट के बनाए थे। अरे वाह, क्या बात है। टेलर को क्रिएटिविटी कहते हैं इसको। जी। तो वो करती थी। पुराने कपड़ों को वो नए अंदाज में ढालने का हुनर उनमें बहुत था। कहाँ तो वो मलका पुकार की और कहाँ ये शीश महल, एकदम कंट्रास्ट रोल है। दर्शकों को बहुत भाई इनकी अदाकारी जी। और जिस अंदाज से एक उतार चढ़ाव जो शीश महल उनके वालिद का था, अब वो गिरवी रखा जाता, उसके बाद बिक जाता है, नीलाम होता है एक महाजन के हाथों। वो महाजन अपने बेटे से चाहता था कि इनकी बेटी का ब्याह हो जाए, लेकिन ये जमींदार थे, वो किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद में जो कहानी ने मोड़ लिया जी। अब उसके बाद जो ये अपनी अदाओं से, अपनी एक्टिंग से जो लोगों के दिल में उतरे, वो आज तक उनका जादू हम पे तारी है, चल रहा है। वो तो हमें आज स्टूडियो में भी दिख रहा है सैयद साहब। बिल्कुल आपको सारी बातें ऐसे लग रहा है कल ही की बात हो यूं ही। और बहुत सहज से आप सारी चीजें बता रहे हैं। और जो कलर कॉम्बिनेशन आपने बताया कि येलो कलर, पीला रंग उन पे बहुत खिलता था और उन्हें बहुत पसंद था। आपने ड्रेस डिजाइनिंग की बात की तो मुझे याद आ रहा है कि सायरा बानो जो बाद में फिल्म में आई थी, उनकी बिटिया, उनकी भी बहुत सारी फिल्मों की ड्रेस डिजाइनिंग उन्हीं की है, नसीम बानो जी की है ना? उसके बाद तो नसीम बानो ने ये किया था कि जब फिल्मों में बेटी आने लगी तो उन्होंने फिल्मी दुनिया से किनारा कशी, यानी एक्टिंग नहीं किया उन्होंने, लेकिन फिल्मों से वैसे ताल्लुक रहा, जुड़ाव रहा। और फिर उन्होंने ड्रेस डिजाइनिंग का अपना वो जो हुनर था, वो जो फन था छुपा हुआ, उसको बाकायदा उन्होंने किया और एक ड्रेस डिजाइनिंग का स्कूल उन्होंने कायम कर लिया था। वहीं पे खुद भी करती थी और दूसरों को भी सिखाती थी। तो अपनी बेटी के लिए यानी सायरा बानो के बहुत सारी फिल्मों के ड्रेसेस उन्होंने खुद तैयार किए। और यहाँ तक कि ये होता है कि दूसरे जो और फिल्मों के सेट्स होते हैं उनमें भी उनके ड्रेसेस को बारो किया जाता था, किराए पे लेते थे लोग। अच्छा। तो ये उनका काम था। क्या बात, मतलब ऑलराउंडर। जी। एक गाना सुन लेते हैं, बातें बहुत सारी है। मैं सोच रही थी शीश महल की चर्चा हो रही है तो एक गीत शीश महल से सुन लिया जाए। हो जाए जी। ज़मीं
बहुत ही प्यारा सा गीत। और इसके साथ ही सैयद साहब ये कहना चाहेंगे कि आज का सफर यहीं तक और बाकी की बातें हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए आप सभी से कहना चाहेंगे नमस्कार। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद